मजदूरों के न्याय से जुड़ी खबर दिखाते हैं, श्रमिकों से जुड़ी खबर दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं अटल संदेश। आपने मजदूरों के शोषण से जुड़ी तमाम खबरें देखी होंगी, लेकिन डिजिटल युग में जब सरकार मजदूरों के अधिकारों को लेकर सख्त होने का दावा करती है, नियम कायदों से लेकर ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था तक लागू की जा चुकी है ताकि किसी भी मजदूर के साथ अन्याय न हो, तो स्वाभाविक तौर पर यही लगता है कि अब सब कुछ पारदर्शी और व्यवस्थित हो रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यहां नियम तो लागू है, लेकिन उनका इस्तेमाल ही मजदूरों के शोषण का जरिया बना दिया गया है। यह मामला मजदूरों के अधिकारों से जुड़ा है, जहां मजदूर चाहकर भी अपनी आवाज कई बार नहीं उठा पाता, क्योंकि उसके सामने बेरोजगारी का डर होता है, परिवार की जिम्मेदारी होती है और काम से निकाल दिए जाने की धमकी उसके सामने हमेशा खड़ी होती है। मामला शहडोल का है, जहां एसईसीएल की विभिन्न कोयला खदानों में कार्यरत निजी कंपनियों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों के साथ कथित तौर पर शोषण का यह बड़ा खेल लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक खदानों में कार्यरत ठेका मजदूरों को कागजों में और बैंक रिकॉर्ड के अनुसार पूरा वेतन दिया जा रहा है। वेतन के नाम पर कंपनियां नियमों का पालन करते हुए मजदूरी सीधे मजदूरों के बैंक खातों में ट्रांसफर करती है, भुगतान करती है, जिससे पहली नजर में सब कुछ वैधानिक और पारदर्शी दिखाई देता है। लेकिन असली खेल वेतन खाते में आने के बाद शुरू होता है। आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा मजदूरों पर दबाव बनाया जाता है कि वेतन का एक बड़ा हिस्सा नगद रूप में उन्हें वापस करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, और अगर वे ऐसा नहीं किए तो उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। यह धमकी दी जाती है। सामने न आकर मजदूर बताते हैं कि यह रकम छोटी नहीं होती, बल्कि मजदूर से हर महीने हजारों रुपए वापस ले लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी वसूली व्यवस्था को संचालित करने के लिए बकायदा एक व्यक्ति भी नियुक्त होता है। ठेकेदार उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो मजदूरों से नगद राशि एकत्र करता है और अपने ठेकेदार को बकायदे हिसाब के साथ हर महीने वह रकम वापस करता है, उस तक पहुंचाता है। दरअसल में मजदूर नौकरी बचाने की मजबूरी में अपने खून पसीने की कमाई वापस देने को मजबूर हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भुगतान डिजिटल माध्यम से हो रहा है तो फिर यह अवैध वसूली किसकी निगरानी में चल रही है? मजदूर संगठनों की चुप्पी, स्थानीय प्रशासन की अनदेखी और जिम्मेदार विभागों की निष्क्रियता कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आरोप सही है तो यह सिर्फ मजदूरों का आर्थिक शोषण नहीं, बल्कि श्रम कानूनों की खुली अवहेलना भी। एक तरफ जहां तमाम श्रमिक संगठन हैं, मजदूरों के हक और अधिकारों की ये संगठन बात करते हैं, तो यह संगठन इस दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाते, वह भी आपको बताते हैं। दरअसल मजदूर संगठनों तक श्रमिक इन शिकायतों को लेकर ही नहीं जाते। श्रमिक बेरोजगार होने से इतना भयभीत होते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है उसी में अपने आप को वह आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। तो मजदूर भाइयों, यदि आप तक हमारी यह खबर पहुंच रही है तो आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, बेहद जानकारी जरूरी है। ये जानकारी दरअसल भारत सरकार ने बीते 21 नवंबर 2025 को 4 नए श्रम कानून लेबर कोड्स लागू किए, जो 29 पुराने कानूनों को प्रतिस्थापित करते हैं। ये कोड वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा को सरल बनाते हैं, जिनमें 1 साल की नौकरी पर ग्रेजुएटी
दैनिक न्यूनतम वेतन का निर्धारण, 4 दिन का वर्क वीक जो वैकल्पिक है यदि मजदूर चाहता है तो, और गिग वर्कर्स मतलब वह स्वतंत्र ठेकेदार, फ्रीलांसर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर से जुड़े कामगार जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों से बाहर अल्पकालिक या परियोजना आधारित प्रोजेक्ट बेस्ड जिसे कहते हैं काम करते हैं, इनके लिए सुरक्षा शामिल है जो बेहतर कामकाजी परिस्थितियों का लक्ष्य रखते हैं। नए श्रम कानूनों में 2025 के तहत कुछ प्रमुख बदलाव हुए हैं, जिसमें ग्रेजुएटी की पात्रता निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज के लिए ग्रेजुएटी पात्रता 5 वर्ष से घटाकर अब केवल 1 वर्ष कर दी गई। कार्य के घंटे, वर्किंग आवर्स, दैनिक काम के घंटे 8 से 12 घंटे तक हो सकते हैं, लेकिन एक सप्ताह में अधिकतम काम के घंटे 48 घंटे ही रहेंगे। इस बात पर जरूर ध्यान दें कि एक सप्ताह में अधिकतम काम के घंटे 48 घंटे ही रहेंगे। इससे 4 दिन में कार्य सप्ताह 4 डे वर्क वीक की संभावना बन सकती है। अब वेतन परिभाषा की बात करते हैं। वेतन परिभाषा की बात करें तो वेतन में भत्तों को 50% से अधिक रखने का नियम, जिसमें पीएफ और ग्रेजुएटी में योगदान बढ़ेगा और इन हैंड सैलरी में बदलाव आ सकता है। न्यूनतम वेतन की बात करें, मिनिमम वेज 2 बच्चों वाले एक मानक श्रमिक वर्ग के परिवार के लिए आवश्यकताओं आधारित सूत्र का उपयोग करके न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाएगा। अब बात ओवरटाइम की करते हैं। ओवरटाइम की बात करें तो ओवरटाइम के लिए कर्मचारियों की सहमति अनिवार्य है और इसके लिए डबल भुगतान का प्रावधान है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ का प्रावधान किया गया है। नौकरी छूटने पर मुआवजे का प्रावधान है, कंपनसेशन। नौकरी से हटाए जाने की स्थिति में 15 दिनों की मजदूरी के बराबर पुनः कौशल निधि मुआवजा देना होगा। लेकिन यहां तो सैलरी के लाले पड़े। जी हाँ, आरकेटीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, अमलई ओसीएम में कंपनी सोहागपुर क्षेत्र में काम कर रही है। उसका एक दस्तावेज हमारे हाथ लगा है, दिखाते हैं आपको वह दस्तावेज, जिसमें वहां कार्यरत कर्मचारियों के 2 माह की मजदूरी का भुगतान ही नहीं किया गया, वेतन ही नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने बाकायदे सवेरिया मैनेजर को पत्र लिखकर कंपनी से भुगतान कराए जाने की मांग की। यह दस्तावेज अभी हाल ही का है, रिसीविंग देखिए 11 फरवरी 2026 को यह पत्र दिया गया, जिसमें स्पष्ट लेख है कि सैकड़ा भर से ज्यादा कर्मचारी पिछले भुगतान को तरस रहे हैं। करोड़ों का ठेका प्राप्त कर कंपनी यहां मुनाफा कमा रही है और मजदूरों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। यह कैसा न्याय है? अब बात कोल माइंस की करते हैं। कोयला खदानों में ठेका श्रमिकों के लिए नियम मुख्य रूप से कोल इंडिया लिमिटेड CIL की उच्च अधिकार प्राप्त समिति, जिसे हाई पावर कमेटी HPC कहते हैं, और खान अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित होते हैं। इसमें अनिवार्य रूप से बैंक के माध्यम से वेतन, महंगाई भत्ता 8.33% से अधिक बोनस और कार्यस्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग PME की गारंटी। मुख्य नियम और प्रावधान की बात करें तो पहले बात वेतन और भत्ते की करते हैं। ठेका श्रमिकों को कोल इंडिया द्वारा निर्धारित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार वेतन और महंगाई भत्ता DA मिलना अनिवार्य है। वेतन का भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। वहीं बोनस की बात करते हैं तो ठेका श्रमिकों को 8.33% बोनस का
भुगतान भी किया जाना चाहिए। यदि वेतन 21,000 रुपए से अधिक है, 21,000 से अधिक है, तो पीएलआई स्कीम के तहत बोनस मिलता है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए डीजीएमएस के प्रावधान क्या कहते हैं? डीजीएमएस के प्रावधान कहते हैं कि प्रत्येक खदान कर्मचारी के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा आईएमई और आवधिक चिकित्सा परीक्षा पीएमई अनिवार्य है, जिसे खदान प्रबंधक के रिकॉर्ड में रखना होता है, सुरक्षित रखा जाता है। पहचान पत्र, ठेकेदार को फोटो के साथ पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य है। सामाजिक सुरक्षा, पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। ठेकेदार अगर बदलते हैं, ठेकेदार में बदलाव होता है, तो ठेकेदार के बदलने पर पुराने कर्मचारियों को काम में वरीयता भी देने का प्रावधान है, उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए। ठेकेदार मजदूरों को रिकॉर्ड के अनुसार भुगतान और सुरक्षा सुनिश्चित करना मुख्य प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। हालांकि इसमें अक्सर धांधली की रिपोर्ट भी आ जाती है। ऐसे में सबसे अहम वह मजदूर है, ठेका कर्मचारी है, जो कार्य छूट जाने के भय से सामने नहीं आता और अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता। तो हमारी टीम आपकी इस लड़ाई में साथ है। आपकी आवाज हम जिम्मेदारों तक पहुंचाने का वादा करते हैं। और यदि आप भी ऐसे किसी शोषण का शिकार हो रहे हैं तो हमसे जानकारी साझा करें, ताकि अटल संदेश आपकी आवाज बन सके।